नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की कर रहे हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, कुवैत के अमीर ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। कुवैत के अमीर ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। कुवैत दौरे के दिन पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का नाइटहुड ऑर्डर है। ये सम्मान मित्रता के प्रतीक के रूप में विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी शाही परिवार के लोगों को दिया जाता है। पीएम मोदी का ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल सम्मान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के बयान पैलेस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री महामहिम शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अल सबा के साथ भारत कुवैत संबंधों को नई गति देने को लेकर बातचीत की, जिसमें व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में परस्पर निवेश और कारोबार पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे पीएम मोदी 43 साल में खाड़ी देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गर्माहट महसूस होने लगी है। आपको बता दें, एलजी की वीडियो जारी करने के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी आज रंगपुरी पहाड़ी इलाके पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। सब कुछ दुरुस्त करने का वादा भी किया। दिल्ली की सीएम आतिशी रंगपुरी पहाड़ी के लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं और उन्हें समय रहते ठीक करने का भरोसा दे रही हैं। आतिशी ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जब भी दिल्ली के किसी इलाके की समस्या उजागर करेंगे, आप सरकार उसका समाधान जरूर निकालेगी। आतिशी का ये दौरा एलजी वीके सक्सेना के वीडियो जारी करने के बाद शुरू हुआ। उपराज्यपाल ने दिल्ली के सीएम और पूर्व सीएम का जिक्र करते हुए रंगपुरी सहित कई इलाकों के वीडियो शेयर किए थे, जिसमें लोगों की परेशानी उजागर की गई थी। एलजी के इस वीडियो संदेश के बाद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि वो हमें हमारी कमियां बताएं और हम वो सारी कमियां दूर करेंगे। वो जहां जहां जाके, मुझे याद है वो नांगलोई मुंडका रोड पे गए थे, उन्होंने कहा था वहाँ पे गड्ढे हैं, वो सड़क बननी चालू हो गई है। एलजी ने दिल्ली के बुराड़ी, कलंदर कॉलोनी, संगम विहार और गोकुलपुरी इलाके का वीडियो शेयर किया था, जहां लोगों तक बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ एमसीडी के अलावा कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। और दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में भी क्या कहा, सुनिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची हैं लोगों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रंगपुरी इलाका है और यहाँ पर उपराज्यपाल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ की हालत बद से बदतर है। सबसे पहले तो मैं एलजी साहब का धन्यवाद करूंगी। उन्होंने दिल्ली की जब भी किसी समस्या के प्रति हमारा ध्यान आकर्षण किया है, उस समस्या का समाधान हमने किया है। उन्होंने न्यू रोहतक रोड पे पानी भरने के बारे में बताया, तो दिल्ली सरकार ने तुरंत 150 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे एक नए ड्रेन का काम शुरू किया है। वहाँ की सड़क, एक पहाड़ी की भी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भी आम आदमी पार्टी ही करेगी, दिल्ली सरकार ही करेगी। रंगपुरी पहाड़ी के लोगों को भी यही भरोसा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान कोई एक आदमी करेगा, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। कोई भी हमें समस्या बताएगा, चाहे यहाँ पे अगर कोई बच्चे मुझे बताते हैं कि जी उनके स्कूल में पानी नहीं आ रहा, डेस्क टूटा हुआ, उसका भी मैं समाधान करूंगी। अगर एलजी साहब भी कोई समस्या बताते हैं, उसका भी मैं समाधान करूंगी। बताएंगे हम वहाँ जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे और बिल्कुल हर समस्या का समाधान करेंगे। शुक्रिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि कल से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है।
आपका एजेंडा विकास का, डेवलपमेंट का है ही नहीं। आपका एजेंडा तो है कि कैसे मैं नकारात्मक राजनीति करूं, कैसे मैं लोगों को धोखा दूं। आपकी नीयत नहीं है देने की। जहां तक महिला सम्मान निधि की बात है, कहां से लाएंगे 2100 रुपये? पंजाब में कितने साल हो गए सरकार बने आपकी? 3 साल से हो गए सरकार। कितने पैसे देने की बात की थी? 1000 रुपया। 1 रुपया पंजाब में एक महिला को नहीं दिया आपने। दिल्ली में 2100 रुपये देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वादा करते हैं। आप पंजाब की माताओं बहनों को 1000 रुपये दीजिए, उन बेटियों को दीजिए जिनको आप वादा करके आए हैं। उसके बाद दिल्ली की बात कीजिए। एक और बड़ी खबर, यूपी के संभल में अब एक बावड़ी मिली है और जिला अधिकारी के आदेश के बाद इसकी खुदाई की हो चुकी है शुरुआत। खुदाई के दौरान इसके कई हिस्से कैसे सामने आए, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी को करीब 200 साल पुराना बताया जा रहा है। ये बावड़ी चंदौसी के राजा रानी सुरेंद्रवाला के स्टेट में मिली है, जिसकी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान इस बावड़ी का पता चला, जहां सुरंग के साथ साथ प्राचीन तहखाना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावड़ी बनी थी और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। स्थानीय हिंदुवादी नेता ने जिलाधिकारी को लक्ष्मणगंज में बावड़ी होने की खबर दी थी और उसकी खुदाई की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। बावड़ी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी। अब तक जो खुदाई हुई है उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ 2 मंजिला इमारत हो सकती है। नगर विभाग के अधिकारी ने ये भी बताया कि बावड़ी का कुआं और तालाब अभिलेखों में दर्ज है। और संभल के बाद कानपुर में भी मुस्लिम क्षेत्रों में बंद मंदिरों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक करीब 120 से ज्यादा मंदिर मुस्लिम क्षेत्रों में बंद पड़े। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही, ये है कानपुर की महापौर प्रतिमा पांडे। खंडर हो चुके मंदिर में झांक कर देखा तो हालत दयनीय थी। ये राधे कृष्ण का मंदिर था, इस मंदिर में कुछ नहीं, आगे में बिरयानी वालों का है, आधा कुछ नहीं है, पूरा बना। इसके बाद वो दूसरे मंदिर पहुंची, जहां देखा तो लोगों ने अपना घर बना लिया था। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक करीब 120 से ज्यादा मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में बंद पड़े हैं। भारी पुलिस बल के साथ मेयर ने बेकनगंज में सुनार वाली गली का जायजा लिया, जहां 1 दर्जन से अधिक मंदिर हैं। सभी पर कब्जे हो गए हैं। जांच के दौरान महापौर ने एक शटर का ताला तोड़वाया और शटर उठवाया। वो मंदिर है, पिछली बार पूरा नहीं था तो मैं गई उसके जाके देखा। महापौर ने कहा है कि मंदिरों के अवशेष पूरी तरह सुरक्षित हैं। मंदिरों से मूर्तियां कहां गई, इसकी जांच होनी चाहिए। महापौर ने कहा है कि मंदिरों को खाली करना पड़ेगा। उन्होंने लोगों को अतिक्रमण खुद से हटाने को कहा। और आप लोग यहाँ का अतिक्रमण हटाइए, पूरा साफ कराएंगे, अतिक्रमण सब हटा लीजिए। और यूपी के बदायूं में सूर्यकुंड महादेव मंदिर बनाम बौद्ध विहार का विवाद कम नहीं हुआ। प्रशासन की ओर से दोनों पक्ष के समझौते के बाद भी कई वीडियोस वायरल हुए, जिसमें चबूतरे से मंदिर के अवशेष और शिवलिंग के साथ नंदी की प्रतिमाएं गायब करते हुए बौद्ध अनुयायी दिखे। ये वायरल वीडियो है जिसमें एक शख्स मंदिर के शिखर पर चढ़कर शिखर को हटा रहा है और उसकी जगह अंबेडकर के साथ सम्राट अशोक की प्रतिमा लगा देता है। बौद्ध अनुयायियों ने दोबारा मंदिर के अवशेष गायब कर दिए। वायरल वीडियो के बाद हिंदू पक्ष ने हंगामा किया तो वापस शिवलिंग और नंदी के चबूतरे को रख दिया। वैसे तो हिंदू बनकर, ओबीसी बनकर आप सारे जितनी भी उपलब्धियां हैं सरकार की, जितनी भी चीजें हैं, आप उनका सबका इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बाद में बन जाते हैं बौद्ध भिक्षु। जब सनातन धर्म की बात आती है तो ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर ये नहीं कि हमारी शिवलिंग स्थापित हुई और हमारे सन्यासियों की जगह वो सूर्य कुंड के नाम से नहीं हुई तो मैं फिर जो है एक बड़ा आंदोलन करूंगा। उधर बौद्ध भिक्षुओं ने एक अन्य बुद्ध प्रतिमा को खंडित करने का आरोप गांव वालों पर लगाया है। आरोप का खंडन करते हुए गांव वालों ने कहा है कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करके बुद्ध की प्रतिमा और अंबेडकर की प्रतिमा लगाई थी, तो वो क्यों तोड़ेंगे। इधर बौद्ध अनुयायियों ने भी अपना दावा जारी रखा है। तो जिसका साक्ष्य निकला उसकी जीत। देखिए, बुद्ध ने आकर के यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजा को धम्म दीक्षा दी है, धम्म प्रवचन दिया है, धम्म उपदेश दिया है। पंजाब की मोहाली की इमारत के जमींदोज होने का वीडियो सामने आया और हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
पंजाब के मोहाली में 3 मंजिला इमारत के गिरने का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्डिंग कैसे गिरी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पड़ोस की इमारत की बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिससे इस इमारत की नींव कमजोर हो गई और बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद से ही राहत और बचाव कार्य जारी। रेस्क्यू टीम ने कल दृष्टि नाम की एक महिला का शव बरामद किया था, जबकि आज अभिषेक नाम के शख्स का शव बरामद किया गया। इमारत के मलबे में फंसे लोगों की तलाश अभी जारी है। एनडीआरएफ सहित प्रदेश प्रशासन की कई रेस्क्यू टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। आर्मी ਅਤੇ एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है। मैं जनरल पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ शांति बनाए रखे, पुलिस प्रशासन सिविल प्रशासन के साथ तालमेल रखे, उनके साथ कोऑपरेट करे, ताकि ये जो ऑपरेशन है ये तुरंत से तुरंत और सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि सुहाना के पास एक बहुमंजिला इमारत के हादसे का दुखद समाचार मिला। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने मोहाली में हुई इमारत हादसे का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मोहाली के सोहाना में शनिवार को शाम के वक्त जो बिल्डिंग गिरी थी, उस बिल्डिंग के गिरने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान लगातार यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मलबे को हटाया जा रहा है और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि मलबे में अभी कोई और तो दबा नहीं है। इस पूरी घटना में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, 2 शव निकाले गए हैं। एक लड़की को देर रात निकाला गया था, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, और जबकि एक युवक का शव आज सुबह निकाला गया है। कुल मिलाकर 2 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि क्या मलबे में सिर्फ ये 2 लोग ही दबे थे या कुछ और लोग भी हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस मलबे के अंदर कोई और तो नहीं है। मिजोरम से विस्थापित हुए करीब 37,000 लोगों को त्रिपुरा में फिर से बसाया गया है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने नए बसे इलाकों का भी जायजा लिया, जिनकी जिंदगी फिर से बसी, उनके चेहरों पर मुस्कान दिखी। ब्रू समझौते के तहत करीब 37,000 ब्रू समुदाय के लोगों को त्रिपुरा में पुनर्स्थापित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज धुलाई के ब्रू पारा गांव का दौरा किया और सेटलमेंट कॉलोनियों का जायजा लिया। त्रिपुरा के 6 गांवों में करीब 7,000 परिवारों को फिर से बसाया गया है। ये सभी लोग मिजोरम से विस्थापित हुए थे। दशकों बाद अब त्रिपुरा के इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और स्वास्थ्य की पूरी सुविधा है। साथ ही पक्की सड़कें भी बनाई गई हैं। केंद्र सरकार की इस पहल से लोग खुश हैं। ब्रूपारा गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है। यहाँ करीबन 2000 के ऊपर पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब सेंटर तैयार होने के बाद हम लोग ऑलरेडी हेल्थ के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ के सब सेंटर के अंदर में जो 12 पैकेज होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर, वो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। हर महीने एक बार हम यहाँ पे इम्यूनाइजेशन भी करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है, पैलिएटिव केयर सर्विस चाहिए, हम डोर टू डोर सर्विस भी दे रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार, त्रिपुरा, मिजोरम सरकार और जनजातीय समूह के साथ समझौता हुआ था, जिसे ब्रू रियांग समझौता के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई जिले में 668 करोड़ 39 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस ने दशकों से ब्रू रियांग समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर हैं। उन्होंने त्रिपुरा के
धलाई में ब्रू रियांग समुदाय के लिए जारी पुनर्वास योजना का भी जायजा लिया। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। संवाददाता अमोद राय की ये रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ब्रू रियांग कम्युनिटी के बीच हैं और आप देख सकते हैं कि वो एक एक घरों में जाकर यहाँ का सेटलमेंट कैसा है, कैसे यहाँ पे लोगों को मकान दिया गया है और वो कैसे रहते हैं, उनके घर के अंदर जाना, वहाँ किचन में जाना और एक एक चीज़ों को देखना, ये एक उनकी कोशिश होती है। जब भी वो लोगों के बीच जाते हैं तो कोशिश होती है कि कैसे वहाँ का लाइफ स्टाइल चल रहा है, लोग जो उसके फ़ायदे लेने वाले हैं उनको फ़ायदा मिला भी कि नहीं मिला है, इसकी तमाम तहकीकात करते हैं। फिलहाल वो आकर यहाँ पे जो आर्टिजन है यहाँ का लोकल, उसका मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ की जो कारीगरी है, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो प्रोडक्ट बनता है उसका एक मुआयना कर रहे हैं। चूँकि ये ब्रू इलाका है, ब्रू पारा गांव है और इसको रिहैबिलिटेशन के जरिए बसाया गया है, तो इस गांव में क्या क्या बेहतर काम हो रहे हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 23 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। राहुल परभणी में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे से पहले महाराष्ट्र की सियासत में कैसे हलचल तेज हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल महाराष्ट्र के परभणी का दौरा करेंगे। सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के मामले में राहुल गांधी परभणी जा रहे हैं। इस दौरान वो सूर्यवंशी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। राहुल के परभणी दौरे को शिवसेना नेता शाइना इंसी ने राजनीति करार दिया है। वो आएंगे नांदेड़, फिर जाएंगे परभणी, फिर दिखाएंगे कि वो सूर्यवंशी जी के परिवार के साथ हैं और वहाँ जहाँ वायलेंस होता है तो वो मराठवाड़ा आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी ये सिमिलर हाथापाई देखते हैं पार्लियामेंट के बाहर, वहाँ वो बाहर तक नहीं आते हैं और यहाँ स्पेशल चार्टर लेके आते हैं, ये ढोंग लोग समझते हैं। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार परभणी का दौरा कर चुके हैं। परभणी जिले में सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। मामला तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी परभणी हिंसा से जुड़े मामले में जांच और मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 11 से 13 जनवरी 2025 के बीच किया जाएगा। इनमें उन लोगों को इस बार बुलाया जाएगा जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ में एक बार फिर संतों और श्रद्धालुओं का बड़ा मेला लगने जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 3 दिन 11 से 13 जनवरी तक मंदिर में अनुष्ठान चलेगा। पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को प्रातःकाल भक्तों के लिए भोजन प्रसाद का वितरण प्रारंभ करेंगे। इतने आयोजनों पर विचार हुआ है। राम के बीज मंत्र का पारण 21 ब्राह्मण करेंगे। महोत्सव के दौरान 6 लाख श्री राम के बीज मंत्र का पारायण होगा। मंदिर में 3 से 5 बजे तक 3 दिन भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। महोत्सव में पिछली बार छूट गए लोगों को भी बुलाने का कार्यक्रम है। हम प्रयास करेंगे पहली जयंती वर्षगांठ पर इन संतों को हम निमंत्रित कर सकें। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की, जिसमें पेशवाई के 7 आवाहन अखाड़े ने मेले में प्रवेश किया। संगम नगरी में यह आवाहन अखाड़े की पेशवाई है। पेशवाई में बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ नागा साधु भी शामिल हुए। नागा साधुओं ने पूरे रास्ते अपने युद्ध कौशल का जलवा भी दिखाया और पूरे रास्ते तलवार और लाठियां भाजी। पूरी शक्ति और धूमधाम से निकाली गई पेशवाई में आवाहन अखाड़े के साथ महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर पेशवाई में शामिल दिखे। आज की हमारी पेशवाई बहुत भव्य, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर निकली है। आवाहन अखाड़े की पेशवाई बहुत अच्छी, बहुत भव्य निकली है और हम अपने इलाहाबाद से हम गंगा संगम में सोने में आज से हम सोने प्रवेश हो रहे हैं। महाकुंभ से पहले 13 अखाड़े अलग अलग तारीखों पर अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं। उसके बाद से शाही स्नान तक कुंभ के शिविरों में ही रहते हैं। पेशवाई की भव्यता कुछ इस तरह रहेगी।
कई किलोमीटर तक लोग देखने के लिए सड़क पर जमा रहे। विकसित देशों में रोजगार के अवसर बढ़ने से भारत समेत तमाम देशों के युवा वहां का रुख कर रहे हैं और विदेशों से अपने घर पैसा भेजने वालों में भारत अव्वल है। 2024 में विदेशों से भारत को रेमिटेंस ने नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट देशों में कोविड के बाद एक बार फिर रोजगार की बहार आ गई है। इसे OECD देशों में काम कर रहे भारतीय और अन्य देशों के लोगों के अपने घर पैसा भेजने या रेमिटेंस में हुई बढ़ोतरी से समझा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक 2024 में भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो $129 बिलियन रहा। दूसरे नंबर पर मैक्सिको रहा, जिसे $68 बिलियन मिला। तीसरे नंबर पर चीन रहा, जिसे $48 बिलियन मिला। चौथे नंबर पर फिलीपींस रहा, जिसे $40 बिलियन मिला, जबकि 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, जिसे $33 बिलियन मिले। 2024 में रेमिटेंस ग्रोथ रेट 5.8% रहा, जो 2023 में सिर्फ 1.2% था। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सबसे ज्यादा 11.8% रेमिटेंस दक्षिण एशिया को रहा। 2024 में निम्न और मध्य आय वाले देशों को रेमिटेंस से $685 बिलियन मिलने की संभावना जताई गई है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले एक दशक में रेमिटेंस में जहां 57% की वृद्धि हुई है, वहीं FDI में 41% की गिरावट आई है।